अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर शुजात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कॉर्पोरेट लाउंज। नाज़रीन, पाकिस्तान का बजट 2021-22 प्रेजेंट किया गया और बजट पे बहस भी हुई। जैसे ही बजट प्रेजेंट हुआ, बजट की स्पीच को सुनते हुए कुछ लोगों ने ये कहा कि बजट काफ़ी हद तक तवाज़ुन है उसमें और ये एक आवाम को रिलीफ देने वाला बजट है। लेकिन हमारी राय ये थी कि जब तक फाइनेंस बिल नहीं आता उस वक्त तक कोई हतमी राय बजट के बारे में देना कबल अज़ वक्त होगा। और फाइनेंस बिल सामने आ चुका है। पहले तो बजट की बहुत सारी रिलीफ की बातें हो रही थी, लेकिन अगर आप अभी बिल जो फाइनेंस बिल है उसको आप पढ़ना शुरू करें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं होशरुबा भी हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम बजट को डिस्कस करेंगे। बजट 2021-2022 के हवाले से क्या वाकई आवाम को रिलीफ दे रहा है, नहीं दे रहा, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इकनॉमिक पॉलिसीज़ क्या हैं फॉर्मल सेक्टर के हवाले से, इनफॉर्मल सेक्टर के हवाले से, और वो किस तरह से वो पॉलिसीज़ पाकिस्तान की इकॉनमी को इफ़ेक्ट करेंगी। तो हमारे साथ मौजूद होंगे हस्ब मामूल हमारे जो एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। प्रोफेसर साहब, आपको पता है कि जब भी हमारे प्रोग्राम में आते हैं तो न सिर्फ इनकी कोई नई रिसर्च या नई तहकीकात ये लेके आ रहे होते हैं, बल्कि इनकी फहरिस्त जो कि अवार्ड्स की फहरिस्त है उसमें भी इजाफा हो रहा होता है। और अब की बार डॉक्टर साहब को अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। इंडिया की एक फाउंडेशन है जो कि वीडी गुड के नाम से हैदराबाद इंडिया में ये सिचुएटेड है, और उन्होंने नॉमिनेट किया है डॉक्टर साहब को आउटस्टैंडिंग रिसर्चर ऑफ द ईयर, या इसको आप ये कह लें कि आउटस्टैंडिंग रिसर्च साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। तो मेरे ख्याल में ना सिर्फ ये पाकिस्तानियों के लिए बल्कि तमाम रिसर्चर कम्युनिटी के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का सिला हमें इस तरह से मिलता है कि वो मुल्क जिनके साथ हमारे सफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं भी होते वो भी आपकी मेहनत को सराहते हैं, और डॉक्टर साहब इस चीज़ का एक जीता जागता सबूत है। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ शो में, और बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं आपसे प्रोग्राम का पहला सवाल पूछता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बजट वाकई एक मतवाज़न बजट है? जी, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ये समझता हूँ कि मुझे ये जो अवार्ड इंडिया से मिला है मेरी बड़े फख्र की बात है। जाहिर सी बात है, वो कंट्री जिसके साथ उस बात की बात ठीक ना हो, हर वो जो है जनरल वो पार्टिसिपल हर जगह हिमाचली, और वो मुझे आपकी रिसर्च को रिकगनाइज करता है और आपको अवार्ड से नवाजता है। तो मैं आज अपने इस अवार्ड का सारा क्रेडिट जो है मेरे प्राइमरी के टीचर मास्टर मुबारक अली साहब को देता हूँ। मेरे जो पीडी सुपरवाइजर हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान चौधरी, मैं उनको इस अवार्ड का क्रेडिट देता हूँ। और उसके बाद मेरे मेंटोर होता है, पता है हमारे जो म्यूचुअल टीचर हैं मोहम्मद भट्ट साहब, मैं उनको इस अवार्ड का क्रेडिट देता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मौशी पॉलिसी पे तनकीद भी बहुत हो रही है। गवर्नमेंट के अगर हलकों में देखें तो वो उन पॉलिसी को बहुत सराहते हैं, और ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन लेड इकनॉमिक ग्रोथ का भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक टर्म कॉइन किया, आप ये समझ लीजिए। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फोकस करने की वजह से जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी मूव होंगी और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइव होगी। क्या आप इस आर्ग्यूमेंट को बाय करते हैं? देखें, ये हमने एक प्रोग्राम किया था, आपको याद हो, डॉक्टर कैसर बंगाली साहब के साथ, जहाँ हमने जिक्र किया था कंस्ट्रक्शन लेड ग्रोथ। ये वो हमारे मुल्क में एक अजीब चीज़ नहीं हुई, पूरी दुनिया के अंदर ये फिनोमेना चल रहा है। जितने कंट्री जब हम देखें तो हर कंट्री के अंदर लोग जो हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन सेक्टर को उनका बूम कर रहा है या वो उसको लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जो उसके साथ रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उसके ऊपर कितनी तवज्जो दी जाए। लेकिन आप कहने को ये कह रहे थे कि कंस्ट्रक्शन लेड इंडस्ट्री जो है या कंस्ट्रक्शन लेड ग्रोथ जो है वो हमने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की हुई है। मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने कंक्रीटली एक फैक्ट्री बनाई हुई है। वो बेचारे हफ्ते में 2 से 3 दिन फैक्ट्री चला पाते हैं, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये कहते हैं हमें लोड शेडिंग खत्म करती है, लेकिन लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि वो बेचारे प्लान ही करते रहते हैं कि भाई हम ठीक रात को लाइट आती है तो रात को हम फैक्ट्री चला लेंगे। लेकिन मसले को दूसरा ये भी है कि डे टाइम में जो यूनिट की प्राइसेस हैं कुछ और हैं, शाम के टाइम में प्राइसेस कुछ और है, रात के टाइम में प्राइसेस कुछ और है। तो हमें इनके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए कि जो सप्लाई चेन है वो रिलेटेड इंडस्ट्रीज को उसको भी फोकस किया जाए, उसको भी इफेक्टिव किया जाए। जब तक वो नहीं करेंगे तो जितने मर्जी आप दावे करें कि कंस्ट्रक्शन लेड ग्रोथ हम अडॉप्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर आने वाले 4 सालों में पाकिस्तान के अंदर हर शहर में दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, हर शहर में वो शहर जो है उसकी नदियाँ बहना शुरू हो जाएंगी। वो सिर्फ बातें ही हैं, प्रैक्टिकल तो मैं नहीं समझा कि वो पूरा आप कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, ये सवाल असल में पूछने का मेरा मकसद ये था क्योंकि डिस्कशन हम बजट पे कर रहे हैं, और बजट किस हद तक अवाम दोस्त है और किस हद तक ये ग्रोथ को रिवाइव करेगा ये भी हमें डिस्कस करना है।
तो बजट का जो ओवर आर्चिंग फोकस था या प्राइम फोकस जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया वो ये है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ये उनका मेजर फोकस था। लेकिन ज़ाहिर है कि जब हम इकोनॉमिक्स में जो भी लोग थोड़ी बहुत जिनको समझ बूझा वो ये समझते हैं कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है तो इन्फ्लेशन ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं हद तक वो होता है, हमें उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने ग्रोथ का टारगेट कुछ 4.5% का और इन्फ्लेशन का टारगेट भी 8% का रखा हुआ है, यानी कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है जो कि अभी पेश किया गया। और गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि इसमें कोई किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाया गया, और जो हमारी जो ग्रोथ को रिवाइव करने की स्ट्रैटेजी है वो इस तरह से है कि ना सिर्फ बड़े सेक्टर बल्कि छोटे सेक्टर भी इससे रिलीफ हासिल कर पाएँ। क्या आप समझते हैं कि ये बजट छोटे और बड़े दोनों सेक्टर्स को रिलीफ दे पाएगा? ये सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो बजट की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल बात मीनिंगलेस हो गई है। क्यों कि बजट अभी पास नहीं हुआ, अभी अपने असेंबली में प्रेजेंट किया, तेल की कीमतें आपने बढ़ा दी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये मिनी बजट तो आ चुका है, अब आप किस बजट की बात कर रहे हैं। हाँ, ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन हमें साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि पिछले 2 सालों में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं पॉवर्टी में घिर चुके हैं। तो अगर हमारा स्ट्रेटजी हमारी ठीक होती, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी होती, तो हम इन लोगों के इनकम सोर्स में इजाफा कर सकते थे। हाँ, हम ये कहते हैं कि कोरोना जो था उसकी वजह से हमारी इकानमी जो है वो डाउनफॉल में चली गई और अनफॉर्चुनेटली हम नेगेटिव भी गए। हमें जो ज़्यादा फोकस है वो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसको तवज्जो देनी चाहिए। उसमें जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन का हाँ अब थोड़ा मसला हुआ, लेकिन ये मसला इन्फ्लेशन में सिर्फ इस वजह से हुआ है कि लोगों के इनकम सोर्सेज नहीं है, उनके इनकम सोर्सेज के ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। और उसके लिए आपको जैसे पहले भी हम बात कर रहे हैं एसएमई जो हैं या छोटे कारोबार जो हैं उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। लोगों को हमें उसमें आसानियाँ प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि लोग जो हैं उस तरफ तवज्जो दें और अपना इनकम सोर्सेज है उसमें वो इजाफा कर सकें। अब आपका जो सिचुएशन चल रही है देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना आपने प्रमोट किया है, कितनी आपने तवज्जो दी है। आप किसान करें ठीक है, 1.5 से 2 लाख रुपया हम आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे देते हैं। मुझे बताएं इस दौर में 1.5 से 2 लाख रुपया क्या काम करता है, या उस 1.5 से 2 लाख में किसान जो है वो अपनी काश्तकारी मुहिम जो है या काश्तकारी एक्टिविटी जो है उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो आपने जितने पैकेज जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिए, जितने पैकेज आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दिए, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी उतनी ही तवज्जो का मुस्तहिक है। तो आप ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है विच इज़ द लेसर फोकस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी और उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। खैर, इसके ऊपर आगे चल के हम बात भी करेंगे गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर सेक्टर की पॉलिसीज किस हद तक कंड्यूसिव है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पूरे पाकिस्तान की, मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ कि इस साल पंजाब ने 400 अरब की गंदम बरामद की है, उससे आपको मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, और यही हाल शायद कॉटन के हवाले से भी है। एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे। जो अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था वो था पाकिस्तान की यूथ के हवाले से, और मैं एक एस्पेक्ट जो कि हमने थोड़ा सा उसको टच भी किया वो था कंज्यूमर फाइनेंसिंग के हवाले से। कहा यह जा रहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट का बजट किसी हद तक मिलता जुलता है जो कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ उनके दौर में जो बजट प्रेजेंट किया गया उससे। क्या आप ये समझते हैं कि ये बजट उससे मिलता जुलता है? बिल्कुल ही, मैं तो बरमला ये कह रहा हूँ कि ये मुशर्रफ साहब की जो इकानमी है उसी को ही रिवाइव किया जा रहा है। जैसे वहाँ कंज्यूमर फाइनेंशियल पर फोकस किया गया था और इसी तरह यहाँ कंज्यूमर फाइनेंशियल पर फोकस किया जा रहा है। एक जो अलार्मिंग सिचुएशन जिसके ऊपर कोई बंदा तवज्जो नहीं दे रहा कि आप देखें कि मुशर्रफ साहब के दौर के बाद पाकिस्तान के अंदर रोड्स का जो वो क्या हाल हो गया था। ये इतने ज़्यादा गाड़ियों का लोन्स दे रहे हैं, इतना ज़्यादा लोगों का फोकस कर रहे हैं, तो कल को जो ये रोड्स जो हैं उसकी सूरत क्या होगी और वो उनकी तबाही में कौन बंदा जिम्मेदार होगा, क्या उस तरह हम तवज्जो दे रहे हैं? तो ये आप जो मैं आपकी बात से समझा हूँ कि वो ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है ग्रोथ के हवाले से, ये मुशर्रफ एरा की जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी थी उससे मिलती जुलती है या उसी को ही इमिटेट किया जा रहा है? क्या सही है? जी, उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और आप ये देखें पाकिस्तान में अभी जो ट्रैफिक जैम का पाकिस्तान में मसला है बड़े शहरों के अंदर कई सालों से चलता आ रहा है। मुझे अब डर ये है कि जब आप इतना ज़्यादा गाड़ियों को लोन्स देंगे, गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होंगी पाकिस्तान में और वो रोड्स के ऊपर आएंगी, तो फिर ये ट्रैफिक जैम जो है ये मसला कितना बड़ा बन जाएगा आपका, इसके ऊपर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, ये कंज्यूमर फाइनेंसिंग के हवाले से और रोड के हवाले से शायद हमारे मुल्क के बारे में ये ठीक कहा जाता है कि हम बगैर किसी प्लानिंग के ये सारा सिलसिला शुरू कर देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए, राइट पॉलिसी अप्रोच होनी चाहिए इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए? हाँ, मेरे ख्याल में शायद आपको अभी तक बैंक से फोन आ चुका होगा कि हम आपको घर के लिए लोन दे रहे हैं, साथ में ये भी नेशनैलिटी जो हम लगाएंगे आपके ऊपर कि भाई साहब ये लोन आपने घर के लिए ही इस्तेमाल करना है।
मेरा क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि आप बैंक जो हैं उनको आप और टारगेट नहीं कर सकते कि आप लोन या कारोबार के लिए भी दें और लोगों को फोकस करें कि आपने इस पैसे से कारोबार ही करना है, बजाय देखें आपका कारोबार होगा तो आपका घर फिर भी बन जाएगा। घर से कारोबार नहीं कर सकते आप कारोबार से घर जरूर बना सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा इस स्ट्रेटजी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। एक हमें डॉक्टर साहब ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो कुछ गुफ्तगू करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसी के हवाले से और मैं आपसे ज़्यादा तक सवाल करूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बजट 2021-22 के हवाले से। और ब्रेक से पहले हमने कुछ बजट की और जो आने वाला फाइनेंस बिल है उसके हवाले से बात की। नाज़रीन मैं अब डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा क्योंकि सोशल मीडिया पे भी आपने काफ़ी एक सवाल जो है वो तवातर से पूछा था कि क्या आइंदा आने वाले 2, 3, 4 या 5 सालों में पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में कम से कम एक उसकी डायरेक्शन बेहतर हो सकती है अगर उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं कि क्या हमें उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिस सिमत में हम चल रहे हैं शायद ये मौशी सिमत अगले 10 साल में भी हमें बेहतरी की तरफ ना ले पाए। जी बहुत शुक्रिया शुजात। बिल्कुल उम्मीद हमें रखनी चाहिए, लेकिन जिस तरह ये लोग चल रहे हैं मेरा नहीं ख्याल कि हमारी मेहनतों में कोई खुराक उतर पाएंगे। उसकी वजह ये है कि मुझे आप बता दें, आप इकोनॉमिस्ट हैं, अभी तक पाकिस्तान की जो पिछले 3 सालों में कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी है या कोई एग्रीकल्चर की तरफ उन्होंने कुछ जोर दिया हो, बल्कि डे बाई डे चीज़ें खराब हो रही हैं। और हम बड़े फख्र से बताते हैं कि शुक्र अल्लाह का हम गंदम जो है दरामद कर रहे हैं, शुक्र अल्लाह का हम टमाटर दरामद कर रहे हैं, शुक्र अल्लाह का हम अदरक दरामद कर रहे हैं, शुक्र अल्लाह का हम चीनी दरामद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो आपका मुल्क जो था अगर आपको याद हो 90s से ऑनवर्ड आप देखें तो ये पूरी एशिया को चीज़ें सप्लाई करता था, एक्सपोर्टर था मुल्क आपका। और हमने इतना ज़्यादा काम किया है कि लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो है पीछे आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप फ्यूचर की बात करते हैं तो यही सारे जो ट्रेंड्स होते हैं उसी को देख के आप बातें कर रहे होते हैं। आप मुझे ये बता दें कि आपकी कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है या इस गवर्नमेंट ने कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो नहीं, ये तो गवर्नमेंट डॉक्टर साहब बड़ा ये तो कह रहे हैं कि हमने तो बहुत ज़बरदस्त एग्रीकल्चर के लिए काम किया है, हम तो एग्रो टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं और बड़े मंसूबे। ये तो गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि हम तो दूसरे जो गवर्नमेंट थी उनसे तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज देख लें, हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसीज देख लें। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ। मैं किसान का बेटा हूँ तो मैं मुझसे ज़्यादा बेहतर मैं नहीं समझता चीज़ें को कुछ जानता है कि आप जहाँ पे बोला पेट्रोल आपका सस्ता है, डीजल आपका महंगा है, बहुत ज़्यादा हमने फोकस किया उसके ऊपर। ठीक है, आपकी जो खादें हैं वो इंसान किसान उसकी पहुँच से बहुत बाहर है, बहुत अच्छा काम किया आपने। ये तो कह रहे हैं कि खाद हमने बहुत सस्ती फ्राहम की है किसानों को, और एग्रो फर्टिलाइज़र से हो या जो फौजी फर्टिलाइज़र है, ये जो बाकी फर्टिलाइज़र की कंपनीज हैं उनको हमने स्पेशल इसीलिए सब्सिडीज़ दी हैं कि वो फर्टिलाइज़र जो फार्मर तक वो थोड़ा बेहतर तरीके से पहुँच सके। अच्छा, मैं आप कराची में रहते हैं, आप बड़ी जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, ठीक है जी। तो शायद मैं कन्विंस नहीं होता। उसकी वजह ये कि इतना अच्छा इन्होंने जोर दिया है एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऊपर या एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर कि आपका जो गन्ना है मिलों के बाहर कितने दिन में पड़ा रहता है और किसानों को उनकी मंशा के मुताबिक प्राइस नहीं दी जाती। ठीक है, आप ये देखें कि उस वजह से आपके ये जो डे बाय डे आप ये कहते हैं कि बिजली महंगी होती है तो हर तरह की महंगाई आती है, तेल भी महंगा होता है तो उससे भी हर तरह की महंगाई आती है। तो आप तेल से भी बिजली प्रोड्यूस करते हैं, तो इस वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान की वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो कितना ज्यादा जोर दिया आपने। और ये वो एग्रीकल्चर सेक्टर है कि जो कह लें कि आपके जो 60% पॉपुलेशन है जो देहात में है, जिसको रूरल पाकिस्तान कहते हैं, वो 90% डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ लिंक है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है वो अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर जो उसको प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेके आए और उस सेक्टर को प्रमोट करेंगे, वो आप एक एग्रेरियन कंट्री है और उस सेक्टर को प्रमोट भी करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट का मोर देन 50% जो प्रॉब्लम है वो आपका हल हो जाएगा। तो ये आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज कोई बहुत खातर खा नहीं थी और उन्होंने गवर्नमेंट की आप ये समझ लें कि इस मामले में फेल हो गई है। मुझे ये बताइए कहाँ है हालांकि होता ये है कि इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है उसको हम लिंक करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। क्योंकि आप जब कहते हो कि हमारी जो प्राइमरी फेज था वो हमने कहते हैं उसको उससे हम आगे मूव करके हम टेक आउट की पोजीशन में चले गए। फिर आप ये कहते हैं कि जब हमारी इंडस्ट्री मैच्योर हो गई तो फिर हम जो सबसे जो इकोनॉमी हम उसकी तरफ मूव कर जाते हैं, मैच्योरिटी जो स्टेज है। मुझे सिर्फ आप ये बता दें, आप इकोनॉमिस्ट हैं, इन तीनों स्टेजेस के दरमियान जो कहीं कोई इंटीग्रेशन आपको नजर आती है या कहीं को लिंक्स नजर आते हैं? सब आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो कि गवर्नमेंट के हलकों में, वो फिर नाराज हो जाएंगे आपकी बात से, क्योंकि उनका क्लेम ये है कि
मुल्क इस वक्त बेहतरीन चल रहा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत अच्छी है, एग्रीकल्चर पॉलिसी इतनी बेहतर है कि अगले 10 साल में पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, यील्ड पर एकड़ हमारी इंडिया से डबल हो जाएगी। तो ये तो आपके दोस्त नाराज हो जाएंगे फिर। हाँ जी बिल्कुल, दोस्तों को नाराज होना चाहिए। पिछले 3 साल मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जो कल्टिवेबल लैंड है, क्या उसका 1 एकड़ उसमें इजाफा कर पाए हैं ये? या पिछले 3 साल से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है वो डे बाय डे आपका गिरता जा रहा है, क्या उसमें इन्होंने कोई इजाफा कर लिया है? मुझे बताएं, यील्ड की जो बात करें, जो दुगनी होनी चाहिए वो चंद सालों में वो दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब आप और 10-15 साल दें इनको हम, ताकि जो हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है वो और ज्यादा तबाही की तरफ चला जाए, या हमारा जो थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर वो और ज्यादा जो तबाही के दाने पे चला जाए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं इन 3 सालों में जनाबे वाला आप एग्रीकल्चर सेक्टर की सिमत मुतय्यन कर सकते थे, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर की सिमत मुतय्यन कर सकते थे, आपके जो सब्सिडी इकोनॉमी है उसका कंट्रीब्यूशन जो था जीडीपी में उसको आप बढ़ा सकते थे, आप नॉलेज इकोनॉमी की तरफ तवज्जो दे सकते थे, आप डिजिटल इकोनॉमी उसकी तरफ तवज्जो दे सकते थे। मुझे बताएं कहाँ तवज्जो दी आपने? देखिए डॉक्टर साहब, जो अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने तो 4000 अरब रुपए का जो माइलस्टोन था वो क्रॉस कर लिया रेवेन्यू को इकट्ठा करने का। इस वक्त जो रुपया 160-65 पे था उसको हम 150 पे ले आए हैं। जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो तारीखी लेवल पे, उसको जो डेफिसिट को हम सरप्लस में कुछ महीनों के लिए लेके आ गए। तो ये क्या गवर्नमेंट के कारनामे नहीं है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल यहाँ पे हर काम जो तारीखी ही हो रहा है, लेकिन ये रुपया जो आपको याद है 115 रुपये भी था, 109 रुपये भी था, 105 रुपये भी था अगेंस्ट $1। तो वो आप इसको 165 से 156 के ऊपर इतना बहुत बड़ा कारनामा क्यों तस्वर कर रहे हैं? आप इसको वापस 115 पे क्यों नहीं लेके आते? वो तो कह रहे हैं जी, वो तो इसाक डार साहब ने या उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने आर्टिफिशियली इसकी प्राइस को होल्ड किया हुआ था। रुपए की असल प्राइस तो इतनी थी जो अभी है। जी देखिए, ये फिर पॉलिटिकल बात हो जाएगी। आप आज वही कर रहे हैं जो इसाक डार साहब पहले कर रहे थे, क्योंकि आपको अब समझ आई है कि जब तक बिजनेस जो है उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा तब तक चीजें जो हैं वो आपके मसाइल जो है वो हल नहीं होंगे। और ये छोटी सी बात समझने में इन्होंने 3 साल ले दिए हैं। तो इसका मतलब ये कि आपकी अगर मैं राय को आगे बढ़ाऊं तो ये जो 165 पे है, अगर गवर्नमेंट का उस वक्त इसकी एक कोई एफिशिएंसी मानी जाती है अगर इसको वापस 115 पे लेके आते। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बढ़ती हुई इंपोर्ट को देखें और गिरती हुई एक्सपोर्ट्स या स्टेगनेंट एक्सपोर्ट्स को देख लें और बढ़ता हुआ जो आपका खलीज है बैलेंस ऑफ ट्रेड का और करंट अकाउंट डेफिसिट का वो हो रहा, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान कभी भी अपने वैल्यू को, रुपए की वैल्यू को कम करके, उसकी अप्रिशिएट करके कहीं पे नीचे लेके आएगा? ये तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये तो कहीं 175 पे, 180 पे अगले चंद महीनों में या अगले चंद 1 साल में ट्रेड कर रहा होगा? देखिए, 2 बातें जो हैं बड़ी अहम है। उसमें ये है कि जैसे उसने कहा कि अभी जो पॉलिसी चल रही है या अभी जो बजट के अंदर हमें ये बड़े रोशन डिजिटल जो हमें ड्रीम दिखाए जा रहे हैं, ये अब थोड़ा पीछे जाए मुशर्रफ साहब की इकॉनमी उसको रिवाइव कर रहे हैं। ठीक है, अब आज बिजनेस की जो बात करें, ईज डूइंग बिजनेस पाकिस्तान का इंडस्ट्री बहुत बढ़ गया है, तो ये भी वही काम कर रहे हैं जो इसाक डार साहब जो थे उन्होंने किया था। तो डिफरेंस कहीं नहीं है। अब हम दूसरी तरफ देखें कि आप ये कह रहे हैं कि आने वाले चंद महीनों रुपया जो है वो 175 पे हो जाएगा, डॉलर 175 पे हो जाएगा। मैं आने वाले चंद सालों में डॉलर को 350 रुपये का देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डराए नहीं, ये तो नहीं डराने वाली बात है। जो सारे रियलिटी है उसको मैं एक्सेप्ट करना चाहिए। और आप ये देखें कि आप अभी ये कह रहे हैं इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान में 9% हम लेके आ जाएंगे, पाकिस्तान में 16% 17% इन्फ्लेशन एग्जिस्ट कर रहा है। और उसमें बड़ा जो आप समझें कि आपका कंट्रीब्यूशन इन्फ्लेशन को रोकने में इनफॉर्मल इकोनॉमी का है, क्योंकि आपका 20 से 30% के दरमियान जो आपका इनफॉर्मल इकोनॉमी, जिसका मतलब ये है कि अगर एक 100 रुपया जो आपकी इकोनॉमी के अंदर आता है तो जो रजिस्टर्ड है उसकी वजह से तो मॉनेटरी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो इन्फ्लेशन जो है उसका उतना असर वो नलीफाई कर लेगा। तो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी जो है उसको कवर किया है आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी ने, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको कवर किया आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी, और बहुत ज़्यादा जो मॉनेटरी इन्फ्लेशन है उसको स्टॉप किया है आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी ने। अच्छा, इसी में अगर हवाले से इनफॉर्मल इकोनॉमी के हवाले से पूछूं तो पहली बात तो ये बताएं कि गवर्नमेंट इनफॉर्मल इकोनॉमीज को फॉर्मलाइज करने का बार बार जो गवर्नमेंट के इकोनॉमिस्ट है वो कह चुके हैं। तो क्या अब गवर्नमेंट का ये कहना है, मेरा कहना नहीं है, गवर्नमेंट ये कहती है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद नहीं है क्योंकि ये हमें टैक्सेस नहीं देते हैं। और जब तक इस इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मलाइज नहीं किया जाता, मेन स्ट्रीम धारे में नहीं लेके आया जाता, उस वक्त तक इसका कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। साथ में वो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटेजी का हवाला देते हुए कहते हैं कि जब तक इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल नहीं करेंगे उनको एक्सेस टू फाइनेंस भी नहीं दी जा सकती। आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरी बात सुने, वही बात आ रही, आपने कोशिश की, ठीक है, आप उसमें नाकामयाब हो गए। आपने डिजिटलाइजेशन जो है उसको भी
प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन आप उस तरह से सक्सेस नहीं हुए जिस तरह से होना चाहिए था। और सबसे पहले दूसरी बात ये है कि ये प्रॉब्लम नहीं है जो इनफॉर्मल इकोनॉमी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जैसे आपसे मैंने कहा कि अगर ये सारी इकोनॉमी आपकी फॉर्मल होती, रजिस्टर्ड होती, तो जहां 100 रुपया मनी सप्लाई का इकोनॉमी में ऐड करने से इन्फ्लेशन पर 100% इजाफा होता है। फिशर इक्वेशन तो आप भी वाकफ है ना, और आपको पता है कि जितने परसेंटेज मनी सप्लाई में इजाफा किया जाता है उतने ही परसेंटेज ही इन्फ्लेशन में इजाफा हो जाता है। तो अगर फर्स्ट को 100 रुपया हम इकोनॉमी के अंदर ऐड करते हैं मनी सप्लाई की फॉर्म में, 100% ऐड करते, तो इन्फ्लेशन भी आपका 100% ही बढ़ना था। ये शैडो इकोनॉमी है, ये इनफॉर्मल इकोनॉमी है कि जिससे, जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर 100 रुपये का इजाफा हुआ है तो चूंकि 30% आपकी अज्यूम कर लेते हैं आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, तो 30% इनफॉर्मल इकोनॉमी में आपका इन्फ्लेशन का भी 30% जो है ना, वो 30% इफेक्ट जो है वो लोगों के ऊपर नहीं आने दिया, उसने ऑब्जर्व कर लिया है। तो इसको आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लें, इसको आप उस तरह से ना। हाँ, दूसरी बात ये बिल्कुल वो मैं चाहता भी हूँ कि हमें चीजें रजिस्टर करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले भी आपको जो आपके पॉपुलेशन जो है जिसका बहुत ज्यादा पोर्शन जो अनपढ़ है या गैर तालीम याफ्ता है, या उनको इकोनॉमी की जो अहमियत है उसके बारे में शोर नहीं, उनको एजुकेट करने की जरूरत है। आप जब तक उस पोर्शन को एजुकेट नहीं करेंगे, आप जितनी मर्जी रिफॉर्म्स लेके आ जाए, जितना मर्जी आप कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने उस मकसद में कामयाब हो पाएंगे। और ये क्यों ये कहा जा रहा है कि टैक्स नेट जो है उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अगला जो मेरा सवाल था आपने खुद ही उसको इशारा कर दिया, टैक्स नेट का। इस वक्त पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है तकरीबन 9.5% है। इसके साथ साथ अगर आप टोटल जो लोग टैक्स दे रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, वो कोई मेरे ख्याल में 20-30 लाख हैं, और उनमें से जो इफेक्टिवली टैक्स दे रहे हैं वो 10 लाख के करीब लोग होंगे या इससे भी कम है। अगर पाकिस्तान का तनासुब देखें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को 64% है, डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो हमारे टोटल को 36% है, इससे भी कम है। तो क्या ये जो, अगर हम सारा सिनेरियो देखते हैं टैक्सेस की कॉम्पोजिशन का, जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो का, टैक्स देने वाले लोगों का, तो ये ऐसा नज़र नहीं आता कि चंद एक लोग हैं, चंद एक कंपनी है जो टैक्स दे रही हैं, और बाकी जितना भी पाकिस्तान है उसके एट द एक्सपेंस ऑफ दोज पीपल उसको एंजॉय कर रहा है। क्या ये गवर्नमेंट की गलती है, टैक्स ना देने वालों की गलती है, टैक्स इकट्ठे करने वाले इंस्टीट्यूशन की गलती है? आप क्या समझते हैं कि कौन इसका जिम्मेदार है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एलसीज हैं जिसको हम लेस डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, वहाँ आप डायरेक्ट टैक्स जो है उसकी प्रोपोर्शन बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। और उसके बाद जो बड़ी बात है उसकी वजह से यदि मैं ये समझता हूँ सिस्टम जो है उसकी कमी है। अगर डेवलप्ड कंट्री जो है वहाँ डायरेक्ट टैक्स जो उसका पोर्शन ज़्यादा है और लोग टैक्स देते भी हैं, जिसमें इनकम टैक्स है और इस तरह के डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। लेकिन इस मामले में थोड़ा सा अपने जो रीजनल कंट्रीज हैं, जो आपके नेबर्स हैं, आप देखें जो बांग्लादेश है वहाँ पे 0 इनकम टैक्स है। अच्छा, तो ये बांग्लादेश में आप कह रहे हैं कि वहाँ पे इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं है? जी बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि हमारे यहाँ जो इनडायरेक्ट एक वे है रेवेन्यू जनरेट करना, उन्होंने उसी के ऊपर फोकस किया है। तो ये एक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है बांग्लादेश की, आप ये कह रहे हैं कि उसको अपनी इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, या ये बाय द वर्च्यू ऑफ दिस टैक्स स्ट्रक्चर के वो इकट्ठा नहीं कर पाए जिसकी वजह से उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स ना लेने का फैसला किया? देखिए, इसको बाय वर्च्यू मैं नहीं कह सकता, हमें ये स्ट्रेटजी है, गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज ही अडॉप्ट करती है अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और आज आप देखें हमारे 20 अरब के फॉरेन रिजर्व, हम उसके ऊपर जब लोग फखर करते हैं, अतराते हैं। ये भी हिस्ट्री में कहीं तो ऐसा हुआ है कि हमारे पास 20 अरब या 21 अरब या 22 अरब हमारे फॉरेन रिजर्व है। बांग्लादेश के पास 45 अरब यूएस डॉलर के फॉरेन रिजर्व है। बांग्लादेश के तकरीबन ये उनकी 50वीं सालगिरह आ रही है दिसंबर के अंदर, वो 50 अरब की एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारी एक्सपोर्ट जो स्टेगनेंट हो गई है, लेकिन यहाँ ये भी कहा जाता है कि एक्सपोर्ट्स में 25% इजाफा हो गया, एक्सपोर्ट्स में 120% इजाफा हो गया। और ये हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है, क्योंकि जब आपका बेस ही छोटा है, आपके अपने गवर्नमेंट का बेस छोटा है, और उसमें अगर आप हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं तो आप तो कंप्लीट अपने साथ ही कर रहे हैं, आप प्रीवियस गवर्नमेंट्स की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। इसका कहने का मकसद ये है कि फिर पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है ओवरऑल, वो या तो डायरेक्शन लेस है या क्लू लेस है, या हमारी कोई इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है ही नहीं। बाहर तो ऐसे नजर आता है। देखिए, उसमें स्ट्रेटजी मैं तो कहता हूँ कि आपकी कोई पॉलिसी नहीं बनेगी, क्योंकि स्ट्रेटजी जो होती है वो तो पॉलिसी का हिस्सा होती है। और आप जब तक पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो उसके कौन सी स्ट्रेटजी जो आप अडॉप्ट करें। जितने बड़े बड़े आपके अदारे हैं, जितने आपके अदारे बड़े बड़े अदारे हैं, उनके आप देखें आपको बंदे नहीं मिलते, उनको डायरेक्ट करने के लिए लोग नहीं मिलते आपको। अगर वो आता है 2-4 महीने बैठता है, फिर वो रिजाइन देता है या रिजाइन ले लिया जाता है। तो ये भी सारी चीज़ों से हमें बाहर निकलना होगा। और हमें, जैसे मैं अक्सर ये प्रोग्राम ये इस बात का जिक्र करता हूँ, जो राइट लोग हैं, हमें राइट लोगों को राइट प्लेस पे बिठाना चाहिए ताकि हम उनकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठा सकें।
तो राइट पीपल फॉर द राइट प्लेस, वो तो बात सही है, लेकिन राइट पीपल लेके कहाँ से आएंगे? यहाँ पे तो लोग हम इंपोर्ट करते हैं, और जो इंपोर्ट करते हैं लोग, उनके बहुत ज़्यादा ना सिर्फ डिमांड होती है, बल्कि वो लोग ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, और जब वो रहते उतनी देर ही है जितनी देर उनका पाकिस्तान में काम होता है, पैसे कमाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। मैं कभी भी मिसाल नहीं दूंगा अपने साबिक वज़ीर आज़म या बहुत सारे वज़ीर आज़म और वज़रा की, लेकिन सूरत हाल यही है। डॉक्टर साहब, तो आप क्या कहते हैं? देखिए जी, उस इन सर्कमस्टांसेस में मैं समझता हूँ कि शायद मैं पहले आप ही के प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि मेरे घर के मसाइल हैं, मेरे घर के मसाइल को मुझसे ज़्यादा और कोई बाहर का बंदा अच्छे तरीके से समझ नहीं सकता। तो इसलिए हमारा जो लोकल ह्यूमन टैलेंट है, या हमारा लोकल टैलेंट जो है, हमें उनको मौका देना चाहिए और उनको साथ लेके चलना चाहिए। उनकी एक्सपर्टीज जो है उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे लोकल लोग जो हैं ये अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट आपसे कोई ओहदा चाहते हैं, या आपसे कोई सैलरी चाहते हैं, या आपसे कोई बोनस चाहते हैं। आप इन लोगों को ट्रस्ट दें, और ये मेरा ख्याल है कि मेरी यूथ जो है ये फ्री फंड ही काम करने के लिए तैयार है, अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने के लिए। एक ब्रेक लेनी है डॉक्टर साहब हमें, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट, और कुछ और मुआशी और मशरती जो इश्यूज हैं उन पर बात करेंगे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कंज्यूमर फाइनेंसिंग की, तो इसमें तो फिर अगर आप ये देखें तो पुराने बजट जो यानी कि मुशर्रफ वाला बजट है, उसको अगर हम कंपेयर करें अभी के बजट से, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नज़र नहीं आता। जी बिल्कुल, डिफरेंस नज़र नहीं उसमें आएगा। उसकी वजह ये है कि जैसे उसमें कह रहा हूँ कि आप मुशर्रफ साहब का जो ईरा है उसमें देखें कंज्यूमर फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में बैंक जो हैं हर बंदे को कॉल करें, जनाबे वाला का पैसा करें कि हमसे कर्जा ले लें, घर बनवाने के लिए कर्जा ले लें, आप गाड़ी के लिए कर्जा ले लें, आप जनाबे वाला जो कोई आपने कंज्यूमर आइटम जो है उसके लिए कर्जा ले लें, मोबाइल आपको नया मिल जाएगा उसके लिए कर्जा ले लें। तो उससे होगा ये कि जो बैंकिंग सेक्टर है, जैसी बात है वो लो इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन्स दे रहे हैं, तो बैंकिंग सेक्टर जो है उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, और इससे नो डाउट कोई जीडीपी भी बढ़ेगा। उसको नॉमिनल में बात करें, और मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत जो रियल जीडीपी को इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जो इफेक्ट नहीं पड़ेगा वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर नहीं पड़ेगा। क्योंकि कहने को तो ये कहते हैं कि लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, या पाकिस्तान में वो बड़ा स्टिमुलेट कर रहा है। उसकी देखें आप, अगर गाड़ियों की बात करें या ऑटो इंडस्ट्री जिसको सिंपल वर्ड्स में हम कहें उसकी बात करें, तो वो तो तकरीबन आपकी कैपिटल इंटेंसिव है। अगर उस ऑटो इंडस्ट्री में ग्रोथ होती है, तो क्या हम समझते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री चूंकि कैपिटल इंटेंसिव है, तो उसका लेबर जो है उसकी डिमांड में इजाफा होगा, या लेबर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है उसमें इजाफा होगा। मैं नहीं समझता कि इनका अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो है इस ऑटो इंडस्ट्री को प्रमोट करने से हल हो जाएगा। उसके लिए इनको एसएमई या छोटे कारोबार जो है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और कोई भी मुल्क जो है जब हम उसके एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं या उसके डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करते हैं, उसके पीछे जो एसएमईज हैं उसका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। लेकिन बदकिस्मती से पीछे को 2-3 सालों को देखें तो पाकिस्तान के अंदर छोटे बड़े कारोबार जो हैं 25,000 से ज़्यादा कारोबार बंद हो गए हैं। गवर्नमेंट को उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि सिंपल ऑटो इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर जोर देना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं गवर्नमेंट को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अभी गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम एसएमईज को फोकस कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने इंस्ट्रक्शन दिए कि एसएमईज को स्पेशल लोन दे। तो आप क्या समझते हैं कि वो कौन से मखसूस पॉइंट्स हैं जो कि एसएमईज के हवाले से गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए? जी, उसमें सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि पॉपुलेशन जो है उसमें जो यूथ है जिसकी बेस के ऊपर ये गवर्नमेंट आई थी, और इसी यूथ को गवर्नमेंट ने बड़े बड़े ख्वाब भी दिखाए थे कि हम आपको वो पीछे 30-40 साल से जो लूट मार इस मुल्क के अंदर हो रही थी उसको हम रोकेंगे, हम आपको एक नया पाकिस्तान बना के देंगे। तो मैं समझता हूँ उस पर प्रैक्टिकल हमें काम करने की जरूरत है। सबसे पहले गवर्नमेंट को इस यूथ से ही शुरू करना चाहिए, जो आपके छोटे छोटे जैसे इसको कह लें कि टैप्टा है उसको एक्टिवेट किया जाए, ताकि डिप्लोमा और ये स्किल्स जो हैं आपकी जो जाहिर सी बात है, हम ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो मेजर पॉपुलेशन है उसके वो यूथ जो है वो कंटेन कर रही है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि यूथ के अंदर कितने परसेंटेज यूथ जो है वो स्किल है, कितने परसेंटेज यूथ जो है वो अनस्किल है। तो इसलिए हमें वहां से शुरू करना चाहिए, और उस यूथ के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके मुताबिक हमें जो उनकी स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान एशियन रीजन के अंदर अफरादी की उम्मत में नंबर 1 कंट्री है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस यूथ
यूथ को स्किल्स सिखा के, इसको एजुकेट करके, और जो इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड्स हैं उसके मुताबिक एजुकेट करके हम इसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, जिससे फॉरेन रिजर्व हमें मिले। और हम बड़े फख्र से कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो तकरीबन रेमिटेंस में $2 अरब से भी ज्यादा इजाफा हो गया। हम ये भी बड़े फख्र से बताते हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो तकरीबन 1 लाख लोगों ने खुलवा लिया और उससे 1 अरब का हमें वो फॉरेन रिजर्व मिला है। मैं समझता हूँ 90 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं, तो हमें तो बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो ये जो चीजें हैं पहले इसको वो तवज्जो तो कर ली जाए। इसी से मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट के 50% मसाइल जो हल हो जाएंगे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो SME जो है उसके ऊपर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। अच्छा, यूथ की आपने यहाँ तक बात की, तो पाकिस्तान में यूथ के हवाले से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान 60% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो यूथ है और पाकिस्तान को एक नौजवान मुल्क कहा जाता है। लेकिन इस नौजवान मुल्क की जो यूथ है उसके लिए बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आता कि उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं। यूथ के जिससे भी आप बात करते हैं वो बेरोज़गारी की बात करता है, कोई बिज़नेस की उस सेंस में बात नहीं हो रही होती आमतौर पे। तो आप क्या समझते हैं कि कोई पर्टिकुलर यूथ पॉलिसी इस हवाले से बनाई जा सकती है, या यूथ को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इस यूथ के वसाइल को या ये जो ज़राए हैं इनको किस तरह से कैपिटलाइज किया जा सकता है? हाँ जी, उसमें देखें जब सबसे पहले तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमें उनको यूनिवर्सिटीज़ को भी एजुकेट करने की जरूरत है कि आप स्टूडेंट जो है उसके अंदर जो इंटरप्रेन्योर जो स्किल्स हैं या इंटरप्रेन्योरशिप जो है उसकी तरफ राग़ब किया जाए, बजाय कि स्टूडेंट जो है या नौजवान जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है उसको जॉब जो है बस उसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो उसी के ऊपर फोकस किया जाए। और उसके बाद बड़ी बात है कि हमें इंटरनेशनल मार्केट को देख के, हमें अपनी मार्केट को देख के उसके मुताबिक जो इंटरप्रेन्योरशिप है उसकी तरफ नौजवान को राग़ब करना चाहिए। क्योंकि देखें, आप जब जॉब की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है वो आप अपनी जॉब की बात करते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो आप जॉब देने वाले बन जाते हैं। तो ये बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया भी जाता है, समझाया भी जाता है और है भी कि लेने वाले हाथ से जो होता है वो देने वाला हाथ ज़्यादा बेहतर होता है। तो हमें उसकी तरफ देखना चाहिए। और दूसरी बात है कि देखें, आपके यहाँ जो टैप्टा जो टेक्निकल एजुकेशन थी, मुझे बताइए जब हम स्टूडेंट थे तो मेरा ख्याल है कि हमारे साथ टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट भी हमारे साथ कॉलेज जाया करते थे। आज देखें वो सारे इंस्टीट्यूशन आपके आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं। अब पता नहीं इसको मैं प्लानिंग कह सकता हूँ या इसको प्रॉपर एक जो प्रोपेगेंडा था उसका वो क्या उसके मुताबिक बंद किए जा रहे हैं। तो हमें उसकी तरफ फोकस करनी चाहिए। और देखें, हमारा नौजवान जो है ये हम वो कौम है जो 6 माह के अंदर कुरान पाक जैसी पाक किताब जिसको हम हिफ्ज कर लेते हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन सिखाना, पढ़ाना और बच्चों को बताना ये तो कहीं उससे आसान काम है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में शिरकत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।